नॉर्सेट 8 में जो मैंने दिया था उसमें एक तो गाइडेंस की कमी थी। ऐसे ही हम सिर्फ पढ़े ही जा रहे हैं, हमें पता ही नहीं है क्या क्या उठा के पढ़ना है। तो उन चीजों से मतलब ज्यादा डिस्ट्रैक्शन की वजह से मतलब वो बड़ा ज्यादा लॉस हुआ हमें। तो सही बताऊं तो थर्ड ईयर तक तो हमें पता ही नहीं था एग्जाम का। पहले सोचा शायद क्या पता एग्जाम टफ होता होगा, नहीं होगा हमसे। सर जब अलॉटमेंट लिस्ट आई थी उसके बाद जब देखा SIC न्यू दिल्ली और मतलब नाम के साथ नर्सिंग ऑफिसर लगना, वो खुशी बंदा अलग ही लेवल की होती है, अलग ही लेवल। मैं एनप्रेप टीम और स्पेशली सभी जो स्टाफ्स हैं, मेंबर्स हैं, उनका दिल से मतलब थैंक यू करना चाहूंगा कि उनके बड़े ज्यादा एफर्ट्स हैं इस मतलब इस मेरी जो सक्सेस में है नॉर्सेट 9 की, इसमें जो है एनप्रेप का बहुत ज्यादा ही रोल है। हेलो बच्चों, आज आप सभी से एक ऐसे बच्चे की मुलाकात करवाने जा रहे हैं, एक ऐसे टॉपर की जिसने बहुत मेहनत की जैसा कि सभी लोग करते हैं। लेकिन इनके जीवन में बड़ा खास ये था कि इन्होंने 2 फेलियर्स देखे। और ये होता है कि जब फेलियर आता है तो बहुत लोग बहुत डिमोटिवेट हो जाते हैं, लेकिन ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने उन फेलियर्स को एज ए मोटिवेशन लिया। और वो कहते हैं ना कि फेलियर के बाद ही तो सक्सेस का स्वाद चखने में मजा आता है। तो आज मैं आप लोगों से मिलवाने जा रहा हूं उस महावीर को, जिनका नाम भी महावीर है और उन्होंने उन फेलियर्स के बाद में आज सक्सेस हासिल की है और नॉर्सेट 9 को क्रैक करके अब ये नर्सिंग ऑफिसर हो गए। सो वेलकम महावीर, कैसे हैं आप? सर मैं बढ़िया हूँ, आप बताओ। मैं बढ़िया, एकदम बढ़िया। सबसे पहले तो आप सभी बच्चों से अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दीजिए। सर मेरा नाम महावीर सिंह है, मैं जम्मू कश्मीर से हूँ। जम्मू कश्मीर में रियासी डिस्ट्रिक्ट से कटरा जो शहर है हमारा नियर बाय पड़ता है, जैसे माता वैष्णो देवी। सर अभी नॉर्सेट जो 9 है उसमें मेरे को ESIC न्यू दिल्ली मिला है। ओके, कांग्रेचुलेशंस टू यू थैंक एंड यू योर सर। फैमिली। थैंक यू बहुत सर। बहुत अच्छा लगता है ऐसा सब कुछ देख के। सर अभी तो मतलब और ज्यादा खुशी होती है कि इतनी ज्यादा मतलब मेहनत करने के बाद अभी मतलब लगातार कंटिन्यू बड़ी ज्यादा मतलब बहुत मतलब डिप्रेशन से, टेंशन से, स्ट्रेस से गुजरने के बाद जाके जब एक खुशी मिलती है, मैं ये चाहूंगा कि सबको मिले ये चीज। बाकी तो सबसे पहले तो मैं एनप्रेप टीम और स्पेशली सभी जो स्टाफ्स हैं, मेंबर्स हैं, उनका दिल से मतलब थैंक यू करना चाहूंगा कि उनके बड़े ज्यादा एफर्ट्स हैं इस मतलब इस मेरी जो सक्सेस में है जो नॉर्सेट 9 की, इसमें जो है एनप्रेप का बहुत ज्यादा ही रोल है। कि उन्होंने मतलब हर टाइम जैसे कभी भी हमें लगता था कि हमें स्ट्रेस हो रहा है, टेंशन हो रही है, तो कॉल लगा लेते थे, चाहे डिम्पल मैम हो, वैशाली मैम हो, ठीक है। तो कभी कभी तो हिम्मत सर से भी बात हो जाती थी कि हाँ, पूरी गाइडेंस उनकी ही मतलब उनका बड़ा ज्यादा ही रोल है इस चीज में। मैं इसलिए मैं उनका एक बार और थैंक यू करना चाहूंगा। जी जी बिल्कुल। आपने मेंस जब निकाला, रिजल्ट आया, जी तो जी आपने जब नाश्ता दिया था, जी नाश्ता देने के बाद में एक्चुअल में क्या हो गया है, आजकल तो ऐसा कुछ हो गया है कि नाश्ता अगर कोई एग्जाम क्रैक करनी है नर्सिंग की तो नाश्ता तो कंपलसरी हो गया है। जी। उस नाश्ता का महत्व बताइए आपके उस जर्नी में। सर सर नाश्ता का जर्नी में, नाश्ता सबसे पहले तो एक तो नाश्ता बिल्कुल ही एज इट इज जैसे एग्जाम है वैसा ही लगता है। एक तो उस मतलब नाश्ता नाम में ही ये चीज जुड़ चुकी है कि हमें क्या है, नॉर्सेट ही दे रहे हैं, लगता ही है वैसा ही हम माहौल बना लेते हैं खुद को, मतलब माइंडसेट वैसा हो जाता है कि हम नॉर्सेट ही दे रहे हैं। तो उससे यह है कि अगर आप नाश्ता बार बार दे रहे हो तो आपको उस चीज से एग्जाम की प्रैक्टिस हो रही है, तो मतलब जैसे लगता है कि आप एग्जाम ही दे रहे हो। उस जी मतलब अंदर वैसा डर होता है कि हमें इसमें अच्छे नंबर लाने हैं, हमें रैंक लेनी है, ताकि मतलब वैसे ही माहौल के हिसाब से हम चलते हैं। और नाश्ता मैंने तो सारे जो नॉर्सेट 9 से जितने भी पहले प्री से पहले हुए थे, चाहे प्री के बाद हुए, मैंने सारे ही नाश्ता दिए थे, कोई भी स्किप नहीं किया। उसके बाद उनके जो रिकॉर्ड्स आते थे, जो रिपोर्ट्स आती थी, उनको मतलब मेजर करना है कौन सा सब्जेक्ट वीक है, उसी के बेस पे मतलब प्रिपरेशन की चलती थी। और नाश्ता जो प्री से पहले मैंने नाश्ता दिए थे ना, वो देने के बाद नॉर्सेट जो 9 का प्री हुआ था वो तो मुझे लगा ही नहीं कुछ। जो अच्छा। मतलब जी, जो सेक्शन फर्स्ट सेक्शन और सेकंड सेक्शन के लिए कह रहे थे ना, वो हाँ मतलब हाँ। सीरियसली मेरे को महसूस ही नहीं हुए कि हाँ ये कुछ अलग है या कुछ अलग आया हुआ है इसमें, बिल्कुल भी नहीं लगा। और ओके। सभी कह रहे थे टफ। जी जी इतना हेल्पफुल था आपके लिए नाश्ता ना?
बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं ये कहना चाहूंगा कि मतलब कॉन्फिडेंस एक बिल्ड हो गया था कि 9 से जो 9 का जो प्री दिया था उसमें मेरे को बिल्कुल भी इस चीज का स्ट्रेस नहीं हुआ कि नहीं मेरा पेपर खराब जा रहा है, जहाँ मुझे पेपर है 9 से 9 नोट सेट दे रहे हैं हम कि इस चीज का स्ट्रेस हो ना, बिल्कुल भी। तो मतलब नाश्ता के देने के बाद उस चीज की प्रैक्टिस हो गई थी कि खुद को कंट्रोल कैसे करना है बार बार, की कौन कौन सी जो वीकनेस रह जाती है। इसी मोटिव के साथ में ये स्टार्ट किया गया था। ये कल भी एक बच्चे से जी बात हो रही थी, तो वो बता रहे थे कि जब नाश्ता देते थे तो उनकी जो रैंक जो उस नाश्ता टेस्ट के दौरान आती थी, जो जी हमारी प्रिडिक्ट करते थे, जी वही रैंक के शायद 5-10 रैंक ऊपर नीचे उनकी एक्चुअल रैंक आई है। तो ये इतना इफेक्टिव था। जितने मेरे नाश्ता में मार्क्स आते थे उससे मतलब एक दो मार्क्स ही मेरे मतलब उससे ज्यादा ही आए हैं, कम नहीं आए हैं। कम नहीं है। क्योंकि जो नाश्ता देते थे उसका मेरे को नौसेट प्री से जो लेवल था वो उसका ऊपर लगता था नाश्ता का। हम्म। जो नाश्ता का लेवल था उससे थोड़ा ऊपर लगता था मेरे को। तो मतलब वो जैसे जानबूझ के ही रखा जाता है। वो जी जानबूझ के ही रखा जाता है जिससे कि कभी आप मान लो कि पेपर थोड़ा डिफिकल्ट आ जाए तो जी बच्चे को हर तरीके से बच्चे को प्रिपेयर किया जा सके, वो उसका एक मोटिव है। बिल्कुल सर। मतलब ऐसे कुछ हमारे साथ के जो स्टूडेंट्स हैं, जो कलीग्स हैं, जो कुछ सीनियर्स हैं, उनको भी मैंने मतलब भेजा था, चाहे वो कोचिंग अलग से ले रहे थे, अब किसी को नहीं पता हो, उस चीज का नॉलेज नहीं हो, तो मैं उनको शेयर करता था कि नाश्ता देना है। तो वो एक बार उनको देने के बाद फिर वो भी सारे मतलब सारे सारे नाश्ता देने लग गए, कहते जब भी नाश्ता ऐसा हो लिंक भेज देना। मतलब काफी मेरे कलीग्स, मैंने 2-3 को जो है मैम से कांटेक्ट भी करवाया था कि मतलब नाश्ता के लिए, उन्होंने कहा था कि हम भी चेक करेंगे। तो ट्राई करने के लिए बोला, क्या कहते काफी अच्छा है। अब अभी भी वो रेगुलर दे रहे हैं अब तो नाश्ता। अभी तो अगर जी जी नर्सिंग का किसी एग्जाम को निकालना है तो बच्चे को प्रिपेयर करने के लिए नाश्ता सब बहुत जरूरी है। इसके बाद में ये बताइए कि आपको सबसे ज्यादा डिफिकल्ट सब्जेक्ट कौन सी लगती थी? सर, डिफिकल्ट जब नॉट सेट 8 दिया था ना, तब मेरे को लगती थी साइकेट्रिक सबसे मतलब डिफिकल्ट। क्या मेरे को मतलब ऐसा होता था, पढ़ना है और फिर भूल जाना है, पढ़ना है फिर भूल जाने। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि मेरा जो नोट सेट एयर का मेंस रहा था, क्योंकि तब गाइडेंस नहीं थी इतनी अच्छी, हमें पता ही नहीं था सही मेंस का, तो मतलब पता नहीं था, वैसी प्रैक्टिस नहीं, तो साथ में किसी के साथ कांटेक्ट भी नहीं था। तो जब नोट सेट एयर का प्री हुआ, मेंस की प्रिपरेशन करने लगे, कोई गाइडेंस नहीं है, ऐसे पढ़ रहे हैं, एमसीक्यू कर रहे हैं, कोई पता नहीं है किधर जाना है। तो नोट सेट 8 दिया, उसमें मेरे को लगा कि मेरे में क्या क्या कमियां रह चुकी हैं। उसके बाद फिर क्योंकि नोट सेट 8 से पहले से मतलब जो एन प्रेप के मैम है उनसे मेरी कांटेक्ट हुआ था, तो जैसे नोट सेट 8 मेरा मेंस हुआ, उसके साथ के साथ ही मैंने पेपर में ही सोच लिया था कि अब मुझे क्या क्या करना है। पेपर के बीच अच्छा, में ओके। मतलब पेपर, हाँ, नोट सेट 8 के मेंस में क्या हुआ था कि उसमें टाइम बड़ा बच जाता था, अब मेंस में तो मैंने एग्जाम ही में ही बैठ के सोच लिया कि अब मुझे नोट सेट 9 के अंदर कौन कौन सी जो वीकनेस है, क्या क्या कमियां हैं वो करनी है। जैसे नोट सेट 9 मतलब 8 का जो मेंस दे के आया, आते ही मैंने मैम के साथ कांटेक्ट किया। तो फिर उन्होंने मैम ने पूरा पूरा बताया कि कैसे कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है। उसके बाद फिर नोट्स मेरे पास ऑलरेडी थे, तो उसके बाद एनप्रेप ने वो करवाया था स्कॉलरशिप टेस्ट, वो दिया हाँ था हाँ। मैंने। स्कॉलरशिप टेस्ट कराया, उसमें मेरे आए 92 परसेंटाइल, तो उससे मैंने ले मतलब गोल्ड बैच को परचेज कर लिया। फिर गोल्ड बैच मतलब मेरे को मिला था 1200 में, 12,000 का 1200 में मिल गया। उसके बाद फिर गोल्ड बैच से ही मैंने मतलब प्रिपरेशन की थी, जो जो मेरे मतलब वीक पॉइंट्स थे, चाहे साइकेट्रिक की होगी, जैसे पीडिया एक दो मतलब सब्जेक्ट थे जो मेन मेन जो वीक थे, उन पे मैंने काम किया था कि जो जो टॉपिक मेरे पास नोट्स में कम थे वो सारे नोट किए। क्योंकि फिर वही बात मतलब जो जो गलतियां हुई थी पिछले लास्ट टाइम, उन चीजों को बार बार मैं सभी को ये ठीक है। चीज कहूंगा कि अपनी एक तो सबसे पहले जो आपकी मिस्टेक्स हो रही है ना एग्जाम में, उन चीज को नोटिस करना और ठीक करना बड़ा ज्यादा जरूरी है, नहीं तो आप बिल्कुल बार बार उसी मिस्टेक से रह जाएंगे। जी सही बात है। आप जी सर। कैसे टाइम टाइम कैसे निकालते थे? क्या टाइम रहता था आपका? किस तरह से पढ़ाई सर करते थे? सर मेरा टाइम ऐसे रहता था कि अगर जैसे पहले कुछ टाइम तक मेरा था कि मॉर्निंग में जल्दी उठना है, जैसे मतलब ब्रेकफास्ट से पहले 1-2 घंटे ब्रेकफास्ट से पहले, उसके बाद लंच से के अंदर अंदर मैं मॉर्निंग में क्या करता था, थ्योरी की रिवाइज करता था। ठीक है, अच्छा। थ्योरी को रिवाइज करना, हाँ, मॉर्निंग मतलब पीरियड होता था, उसमें थ्योरी को पढ़ना है, जो भी आपके नए नए टॉपिक हैं उनको रिवाइज करना है। ठीक है, लंच के बाद हमारा ये होता था कि क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। थोड़ा ऐसे हो जाता है थ्योरी पढ़ने के बाद माइंड थोड़ा थक सा जाता है, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। और रात को ये मतलब इवनिंग में टेस्ट देना होता था, और नाइट में हम्म। हमारा ये होता था कि जो दिन में गलतियां हुई हैं
जो मतलब मिस्टेक्स होती थी, जहाँ कुछ भी रह जाना है वो नोट करना है, और उसके बाद कल के लिए क्या क्या हमें पढ़ना है वो। और अच्छा एक वाह, चीज एक और थी सेकंड, कि ये मेरे, मैं हाईलाइट करना चाहूंगा, ये वाली तो बहुत प्यारी बात है कि आप जब शाम को पहले पूरा जो दिन में गलतियां की वो देखते थे और कल क्या पढ़ना है वो सारा कुछ जी, देखते थे। अरे वाह, बहुत ये अच्छी चीज है। ये ये चीज पहले मुझे नहीं पता थी। मतलब मुझे ये चीज महसूस हुई कि मतलब 1-2% से, मतलब मैं सबसे पहले, कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं या मतलब एन हम्म। प्रेप की टीम होगी, उन्होंने मुझे ये चीज बार बार बताई थी। और पूजा मैम से बात हुई थी तो उन्होंने बताया था कि मतलब ऐसे आपको सारा दिन का रूटीन बना के और इवनिंग में आपको उस चीज को एनालाइज करके नेक्स्ट डे का भी आपको प्लान करना है, ताकि आप नेक्स्ट हम्म। डे क्या होता है, आपके पास ऑलरेडी टारगेट, मतलब टारगेट पड़ा हुआ है, आपको करते जाना है उसको और टिक मार्क करते जाना है। नेक्स्ट डे आपको इस चीज का ये नहीं होता कि अब क्या पढ़ें अब क्या पढ़ें, तो ऑलरेडी आपके पास टारगेट सेट है, हमें नेक्स्ट डे ये पढ़ना है, बस ये पढ़ के हमें कंप्लीट हाँ, करना वो एक क्लैरिटी होती है जिससे टाइम वेस्ट नहीं होता। है। जी। अदरवाइज बच्चे उस चीज में टाइम वेस्ट कर देते हैं बहुत सारा कि करें कैसे, पढ़ें कैसे, क्या करें। पढ़ लें, पढ़ लें। बहुत अच्छी, बहुत प्यारी बात है ये। सभी बच्चे जी जो अभी सर। देख रहे होंगे उनको भी ये सब जी। सीख के और अप्लाई करना चाहिए। जी सर। और और सबसे बेस्ट मैं ये चीज, मतलब जो एन प्रेप पे जुड़े हुए हैं ऑलरेडी, उनको मैं यही चीज बताना चाहूंगा कि जो उससे इसमें क्यू बैंक होगा, जो उसका मेन रोल हम्म। है, क्यू बैंक, जो हाँ क्यू बैंक है उसको हाँ कैसे हाँ यूज करना है। जो जो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, आपकी एक जो गलत हो रहे हैं उनको सेव करते चलो, और उसके बाद जो आपके क्वेश्चन है, जो मतलब आपको लगता है इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चंस हम्म। इंपॉर्टेंट है, कुछ ऐसे होता है हाँ। नॉर्मल बेसिक बेसिक होते हैं, जो आपको लगता है कि इनको हमें वापस पढ़ना चाहिए, उनको सेव कर लेना चाहिए। क्योंकि आप जब लास्ट टाइम पे आप क्या करो, उन चीजों को रिवाइज करो, सेव्ड वाले जो हम्म। क्वेश्चंस है उनको आप हाँ। मतलब रिवाइज कर सको, कि जो मेन मेन पॉइंट्स हैं आपको रिमाइंड हो जाए लास्ट टाइम। और मैंने भी ऐसे ही किया था, मेरे ख्याल में मेरे इसमें लगभग 500 से 600 क्वेश्चन ऐसे थे जो मैंने सेव किए हुए थे, और मैंने चाहे वो प्री हो चाहे मेंस हो, उससे लास्ट टाइम पे उनको मैं रिवाइज करके गया था। अरे वाह, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन जी बैंक, सर। क्वेश्चन बैंक के बारे में बताइए। आपने क्वेश्चन बैंक दिए, क्वेश्चन सॉल्व किए, जी कैसे सर। मदद मिली आपको उनसे? सर मैं क्या करता था ना, जैसे मतलब आज कोई टॉपिक उठा लिया, जैसे मतलब कोई भी बुक उठा ली, उनके होता है टॉपिक जैसे रिवाइज करने हैं, उसके बाद थोड़ा ब्रेक लेके ना उन टॉपिक में से उन क्वेश्चंस को रिसॉल्व करते थे। उसे एक तो हो जाता था, डबल रिवीजन हो जाती थी, एक हमने थ्योरी पढ़ लिया, उसके बाद क्वेश्चन समझने की मतलब प्रैक्टिस हो जाती थी, और जो जो गलत होते थे उनको सेव करते थे। और उसमें सबसे बेस्ट चीज ये है, आप अपने हिसाब से टाइमर सेट कर सकते हो कि आपको वो क्वेश्चन 45 सेकंड में सॉल्व करना है, 30 सेकंड में करना है, या 1 मिनट में। उससे ये हो जाता था कि हमारी स्पीड बन जाती थी। मैंने बुक से क्वेश्चन भी के सॉल्व करके देखे, मतलब बुक से भी क्या हम्म। करता था, मतलब रीड करके मार्क करते थे, तो उससे क्या होता था, वैसी हैबिट बन जाती थी कि मतलब बुक से करने की। तो फिर मतलब मैंने सोचा कि प्रैक्टिस करने की, हमें पेपर तो कंप्यूटर पे देना है, तो उस चीज से मतलब प्रैक्टिस करने के लिए फिर मैंने ये बेस्ट लगा कि क्यू बैंक में करना चाहिए। और गोल्ड बैच का जो मतलब मेरे को स्कॉलरशिप से ही मिला था, जैसे भी मतलब लेके, तो पूरा फुल उसका मैंने बेनिफिट लिया, चाहे फुल टेस्ट दे बेनिफिट के, लिया। वीडियोस या नोट्स जो भी थे, सब कुछ देख के। तो मैं तो सबको यही कहूंगा कि अगर आपके मतलब आपके पास है चीज, फैसिलिटी है, तो उसको यूज करें। कैसे कैसे करना है कि क्यू बैंक ऐसे सेव करके उन चीजों को यूज करें। और सबसे बेसिक चीज यह है कि आप डेली टेस्ट दो, और उसको जो है उसमें से जो मिस्टेक है उनकी नोटबुक बनाओ, क्योंकि आपको जो गलत चीजें मतलब हो रही हैं, तो इसका मतलब आपसे वो चीज छूट रही है, तो उन चीजों को भी याद करना है। ऐसे भी एनप्रेप में तो आपने तो दिया ही है, और बच्चों को भी मैं बता दूं कि एनप्रेप में जो क्वेश्चन बैंक है, आपने देखा होगा, आप एग्री करोगे मेरी बात से, कि उनके रेशनल बहुत अच्छे तरीके से आपको दिए हुए हैं। बिल्कुल सर। क्योंकि अब उस रेशनल को जब आप देखोगे तो मुझे ऐसा लगता है कि एक क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो और साथ में अगर रेशनल पढ़ रहे हो ना, तो एक्चुअल आप 10 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हो। बिल्कुल सर, जो रैशनल है वो भी बेस्ट है। उसमें ये है कि आपको जो आंसर सही है, जो उस क्वेश्चन में टॉपिक है, वो तो आपको मिल रहा है, उसकी नॉलेज तो मिलेगी मिलेगी। जो गलत है वो गलत क्यों है ये भी बताया जाएगा उसमें। ये चीज बेस्ट है कि उसमें जो रैशनल है, उसमें रैशनल में हमें ये भी बताया जाता है कि जो अलग से 3 जो हमें ऑप्शन दिए हैं, वो गलत क्यों है। वो ये गलत सबसे क्यों? चीज बेस्ट है। एक तो उसमें टॉपिक भी हमें क्लियर हो जाता है काफी अच्छा, हाँ। कि आप क्वेश्चन कौन सा है और सारा कुछ वो क्लियर हो जाता है। और मैं एक टेस्ट के बारे में भी बताना चाहूंगा। चाहे टेस्ट हो, चाहे कोई भी टॉपिक हो, उसमें जो हमें स्कोर कार्ड या रिजल्ट आता है, उसमें सबसे बेस्ट हमें ये लगता है कि
एक तो सभी क्वेश्चंस का रेस लेना है, दूसरा ये है कि हमें सेक्शन अलग अलग बना के दिया जाता है, इनकरेक्ट का और जो हमने अटेम्प्ट नहीं किए हैं उसका, और करेक्ट का भी। एक चीज और बताइए कि ये जो जी आपने गोल्ड गोल्ड बैच आपने लिया हुआ था, जहाँ पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कर रहे थे अलग अलग जी टेक्निक्स को, गाइडेंस को यूज करके, और आप जी सर। सफलता तक पहुंचे, तो आप जो हमारे और एस्पिरेंट्स हैं उनको क्या जी बताना चाहोगे इन सब के बारे में? जो सर एक मतलब अलग अलग पर्सन होते हैं जो जो तो बिल्कुल ही बिगनर है, मतलब जो अभी हाँ हाँ। स्टार्ट कर रहे हैं, उनके लिए तो ये है कि आप सबसे पहले इस चीज का ध्यान रखना है कि जब आप गोल्ड बैच से क्लासेस लो, एक तो आपके पास जो पूरा है कंटेंट पड़ा होगा, तो आप उन चीजों की क्लासेस को पढ़ो और नोट करो, और एक बार उनको नेक्स्ट डे रिवाइज जरूर करना है, उन चीजों को रिवाइज जरूर करना है एक बार। और उसके बाद आपने जो कंटेंट पढ़ते जाते हो, नेक्स्ट आगे पढ़ते जाते हो, एक बार उसको लास्ट टाइम वीक के एंड में जो आपने वीक में पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज जरूर करना है, ताकि आपको वो चीज भूल ना जाए। दूसरा, अगर आप रैपिड रिवीजन मतलब आपने एक बार सारी क्लियर कर ली है, तो उसके बाद सबसे पहले तो बेस्ट स्ट्रेटजी ये है कि आप टेस्ट दो, जो आपके मतलब एन प्रेप के गोल्ड बैच में सब्जेक्ट वाइज टेस्ट हैं, उनको टेस्ट को दो और टॉपिक नोट करो, और उनकी जो रैपिड रिवीजन की क्लासेस है वो वापस देखो, उन चीज क्लासेस को वापस देखो। मैंने भी यही फॉलो किया था कि वही वापस रैपिड रिवीजन की क्लासेस देखी, और उसके बाद उनको क्या करना है, वापस नोट करके जो जो वीकनेस आती है उनको निकालना है। नेक्स्ट टाइम आपने क्या करना है कि वापस वही नोट्स जो आप उनको रिवाइज करते चलो और एमसीक्यू की प्रैक्टिस करते चलो, और हर टॉपिक जो भी आप वीडियो देख रहे हो उसके साथ आपके पास क्यू बैंक में टॉपिक वाइज क्वेश्चंस हैं, उनको उसके साथ साथ करना शुरू कर देना है। टॉपिक के साथ साथ उन क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, आपकी थ्योरी और एमसीक्यू की प्रैक्टिस बेटर हो जाएगी। ये सबसे बेस्ट है, और मैंने भी यही फॉलो किया था। तो जी मैं सभी को यही कहना चाहूंगा कि मेन पॉइंट ये है थ्योरी, आपकी जो अगर कुछ टॉपिक रह रहे हैं उनकी वीडियो देखो, वीडियो उसके बाद आप क्या करो, वापस एक नेक्स्ट डे वापस उस चीज को रिवाइज करो और उनकी एमसीक्यू की प्रैक्टिस करो। एक बार पढ़ने के बाद हम सबसे, मैं क्या सभी यही गलती करते हैं, जो थ्योरी हम वीडियोस में देखते चलते हैं और नोट करते चलते हैं, और हम वापस उसको देखते नहीं हैं। या तो आप उसी इवनिंग में वापस रिवाइज कर लो, या तो आप नेक्स्ट डे उस मॉर्निंग को एक बार उसको जरूर रीड आउट कर लो, ताकि आपको जो आपने वीडियोस देखी है वो रिमाइंड हो जाए और वो टॉपिक स्किप ना हो जाए। ये चीज फॉलो करने को मैं सभी को यही चीज बोलूंगा करने। और तो बाकी अगर नाश्ता है, तो नाश्ता में सबसे मेन जो आपका है कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, एक टाइम मैनेजमेंट और कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है एग्जाम में बैठने का। क्योंकि अगर किसी भी पर्सन में अगर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है और जो एग्जाम का फियर है वो खत्म हो गया, तो पर्सन तो पढ़ तो सभी लेते हैं, वही होता है कि आप उस माहौल में खुद को एडजस्ट कितना कर पा रहे हो, वो इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एंजाइटी होगी और आप क्वेश्चन समझ भी नहीं पाए और दिमाग मतलब वैसे ही ब्लॉक हो जाता है, अगर किसी को एंजाइटी होगी, तो मैं ये कहूंगा कि कॉन्फिडेंस बिल्ड करना जरूरी है, या आप एग्जाम माहौल में कैसे बैठते हो, ये चीजें नोट करनी पड़ती हैं। यही मिस्टेक जो है हर कोई करता है, सबकी यही होती है, एंजाइटी हो जाती है एग्जाम के पास। तो मैं यही कहूंगा कि सबको टेस्ट दो, नाश्ता तो है ही, मतलब आप यही उस चीज को तो वैसे ही एग्जाम की तरह ही सभी लेते हैं, एग्जाम की तरह ही। और आपके पास उसकी सबसे जो बेस्ट चीज है कि आपको जो रिपोर्ट मिलती है हर सब्जेक्ट का, कि आपका कितने % वीक है और कितने % आपका ज्यादा है। तो हर जी पर्सन को यही कहूंगा कि नाश्ता जरूर देना है, टेस्ट आप दो ना दो, नाश्ता स्किप नहीं करना है। जी बिल्कुल, ये सभी यस बच्चों को हेल्प करते हुए आए, और ये कैंपेन बस चल ही रहा है, ये नॉर्सेट तक सीमित नहीं है। ये जितनी भी नर्सिंग के एग्जाम्स, जो भी बच्चा जो भी चाहे कोई एग्जाम दे रहा हो नर्सिंग की, उन सभी बच्चों को नाश्ता तो देना ही देना है। तो इतने सारे और सब्जेक्ट्स हैं नर्सिंग में, कैसे जी कैसे मैनेज करते थे ये सब? क्योंकि ये सब सर। चीजें हम जब आपसे बात कर रहे हैं, तो शायद मोटो अब ये है कि हम आपकी सफलता को तो सेलिब्रेट कर ही रहे हैं, साथ में जी हमारा सर। मोटो है कि और जो बच्चे देख रहे हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, अब वो जी सब भी इससे कुछ सीख सकें। सो सर, उनके लिए आप एमएसएन, बताएं। जी एमएसएन को तो ऐसे किया था कि मतलब एक एक जो है सिस्टम, बड़ा सिस्टम लेना है साथ में, और एक सिस्टम लेना है मतलब स्मॉल, जो जैसे मतलब मान लो कार्डियो सिस्टम है, उसके साथ आप आई को कवर कर लो, नर्वस सिस्टम है उसके साथ ईयर को कवर कर लो। इससे क्या होता था कि हेल्प मिल जाती, एक तो पर्सन बोर नहीं होता है सिर्फ एक ही सिस्टम को पकड़ के, उसके साथ छोटा मतलब कोई भी सिस्टम रख लो, उससे जल्दी थोड़ा कवर अप हो जाता था। और जैसे बाकी जैसे ओबीजी को साथ में रखा, उसके साथ साइकेट्री को भी धीरे धीरे रख लिया, और एमएसएन के साथ कोशिश करनी है F1 को साथ के साथ ही रखना है, वो ज्यादा रिलेट रहती है। क्योंकि रिलेट क्वेश्चन करता है बिल्कुल। क्योंकि जब भी नोट सेट में क्वेश्चंस आते हैं वो रिलेट करके ही आते हैं एमएसएन और F1 को। आपने बहुत अच्छी रैंक अब हासिल की, लेकिन ये देखा, मेरे को पता लगा कि आप पहले, इससे पहले 2 फेलियर्स देख चुके हो,
जी आपने सर। क्या एनालाइज किया कि क्या गलतियां रही थी उनमें? सर नॉर्सेट 8 में जो मैंने दिया था उसमें एक तो गाइडेंस की कमी थी। फर्स्ट तो मेरा यही था कि गाइडेंस नहीं थी प्रॉपर। बिना गाइडेंस के आप नहीं क्लियर कर सकते, प्रॉपर गाइडेंस नहीं थी। ऐसे ही हम सिर्फ पढ़े ही जा रहे हैं, हमें पता ही नहीं है क्या क्या उठा के पढ़ना है। क्योंकि नॉर्सेट नॉर्सेट का मेन फोकस है कि वो हमेशा सेम टॉपिक ही रखता है, बस क्वेश्चन बदलता है। तो हमें पता नहीं था, हम पढ़े जा रहे हैं ऐसे ही, थ्योरी उठाई सब। कभी टारगेट से पढ़ रहे, कभी पीआर से पढ़ रहे, कभी एनक्लेक्स पढ़ रहे, कभी अपनी थ्योरी पढ़ रहे। तो उन चीजों से मतलब ज्यादा डिस्ट्रैक्शन की वजह से मतलब वो बड़ा ज्यादा लॉस हुआ। नॉर्सेट 8 में मैं इस चीज का कहूंगा, क्योंकि नॉर्सेट 7 तो बस ऐसे टेस्ट करने गए हुए थे कि कैसा होता है हमारा। तो नॉर्सेट 8 अच्छा। में जब मैंने दिया था उससे पहले मेरे पास कोई गाइडेंस नहीं थी किसी, मतलब ऐसा कोई पर्सन नहीं था जो नॉर्सेट की प्रिपरेशन कर रहा हो और उसका कॉन्टैक्ट हो। तो फिर एनप्रेप टीम से, मैम से, डायना मैम से मेरी बात हुई थी कोई नॉर्सेट प्री से 10 दिन पहले हुई थी। तो उन्होंने थोड़ा बहुत ओके। बताया। नॉर्सेट प्री प्री मेरा क्लियर हो गया था, तो नॉर्सेट का मेंस नहीं हुआ था। तो मिस्टेक्स यही थी कि सबसे पहले गाइडेंस की कमी थी, दूसरा प्रैक्टिस नहीं थी, एमसीक्यू की प्रैक्टिस नहीं थी। बेसिक मेन जो ये था कि एमसीक्यू की प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं थी और टेस्ट भी नहीं दिए थे। नॉर्सेट 8 से पहले टेस्ट कोई नहीं, टेस्ट नहीं दिए थे, बस एक आधा टेस्ट दिया था, एक दो बार दिया था बस। फिर अच्छा। ओके। ये चीजें मेरे को कमी लगी। उसके बाद नॉर्सेट 8 के बाद मैंने आपको बताया जैसे कि मेंस में मैंने सोच लिया था कि अब सही से प्रॉपर जो भी है कॉन्टैक्ट करके गाइडेंस लेके उन चीजों के ऊपर फॉलो करूंगा। बिल्कुल। तो जो भी बच्चे जितने भी हैं उनको सबसे ज्यादा मेरे को जो समझ में आया कि आप ये कहना चाहोगे कि क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी चाहिए, टेस्ट देना बिल्कुल चाहिए, तभी कहीं ना जी कहीं वो आपकी थ्योरी क्लियर होती है, कहीं ना कहीं आप क्वेश्चन सॉल्व करना सीखते हो, और कहीं ना कहीं जी आप जो वो एग्जाम का जो एटमॉस्फेयर है, वो एग्जाम का जो 1.5 घंटे बैठना होता है ना उस समय पर, तो बहुत सारी बटरफ्लाईज आपके स्टमक में घूम रही होती हैं। सो वो सब भी बिल्कुल सर। कंट्रोल करना और अपना बेस्ट निकालना जरूरी होता है। सो ये सर सारी चीजें, ये प्रैक्टिस उस चीज में बहुत मदद करती है। प्रैक्टिस इसलिए क्योंकि फिर हमें तो उधर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो हमारा माइंडसेट वैसा हो जाता है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, मतलब एमसीक्यू की प्रैक्टिस करेंगे ना, उतना ही हमारा मतलब क्वेश्चन को समझने की स्पीड और करने की स्पीड बढ़ती जाती है। पहले बिल्कुल। स्टार्टिंग में क्वेश्चन समझ ही नहीं आता कि क्वेश्चन पूछा क्या गया है। अगर आप बार बार उस चीज को प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप सिर्फ कुछ पॉइंट ही उठा के, थोड़े थोड़े पॉइंट पिक करने से ही क्वेश्चन समझ जाओगे। ये बताइए, नॉर्थ कब सोचा था कि नॉर्थ निकालना है, नर्सिंग ऑफिसर बनना ही है? सर ये तो हमें तो सही बताऊं तो 3rd ईयर तक तो हमें पता ही नहीं था एग्जाम का। ये 4th ईयर में जब हम पहुंचे उसके बाद कुछ जो सीनियर्स जो प्रिपरेशन करने लगे उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे एग्जाम होता है, तो आपने मतलब कर सकते हो। पहले सोचा शायद क्या पता एग्जाम टफ होता होगा, नहीं होगा हमसे। तो फिर उन्होंने बोला नहीं आप कर सकते हो। फिर जब हमने कुछ प्रैक्टिस या कुछ देखे क्वेश्चंस वगैरह या लगता था, टेस्ट टूस्ट चेक करे, फिर सोचा नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं है हम कर सकते हैं। फिर उसके बाद प्रिपरेशन करना शुरू कर दी। पर वही ये अच्छा। बात ओके। कह सकते हैं ना कि प्रिपरेशन में तो चले गए। फर्स्ट टाइम किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे तो गाइडेंस की कमी थी, इतना पता नहीं था, थोड़ा टाइम लग गया करने में। एनप्रेप के बारे में कैसे पता लगा फिर? सर हिम्मत सर से पता लगा था। अच्छा। ओके। जी जी, हिम्मत सर को जानते थे ना, मतलब हिम्मत सर के साथ कांटेक्ट में थे, तो इंस्टाग्राम पे जब उन्होंने पोस्ट डाली फिर उधर से कांटेक्ट में आए थे उनके साथ। अच्छा। ओके। हाँ जी, तो उनके थ्रू ही आया था। तो हिम्मत सर के तो हम फैन ही थे, मतलब तो सर पढ़ाते ही इतना हम अच्छा भी है अपन। हम भी फैन ही हैं उनके, हर कोई जी, फैन है उनका। तो फिर वहीं से उनके साथ जुड़े थे। फिर आज आज फिर सक्सेस भी उनकी वजह से ही मिल गई है। बाकी तो घर वालों का भी बड़ा ज्यादा रोल होता है, जो आपके फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, उन चीजों का भी सभी गाइडेंस देते हैं जो भी है। क्या लगता है कि जो सपना देखा था, जिसके पीछे इतनी मेहनत की गई थी, आज जी सर। वो सपना साकार हुआ, आज आप नर्सिंग ऑफिसर बन गए हो? सर जब अलॉटमेंट लिस्ट आई थी उसके बाद जब देखा तो ESIC न्यू दिल्ली और मतलब नाम के साथ नर्सिंग ऑफिसर लगना, वो खुशी बंदा अलग ही लेवल की होती है, अलग ही लेवल। उसको बताना ऐसे मुश्किल हो जाता है। मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल सर। सबसे पहले ये मेरा सबसे फेवरेट पार्ट होता है जी कि जब वो रिजल्ट आया था तो जी जब आपने माँ बाप को सबसे पहले बताया, जी क्या रिएक्शन था वो बताइए। सर, उनका मतलब बड़े ज्यादा खुश हैं, बड़े ज्यादा कि चलो हमारा बेटे का सक्सेस हो गई। कि वो सर वो देखते हैं ना कि मतलब पिछले मान लो 1 साल से ज्यादा ही हो गया है,
देख रहे, बैठ रहे हैं, पड़े हैं, स्ट्रेस में हैं, कभी टेंशन है, कभी खाना खा रहे हैं, कभी नहीं खा रहे हैं, वो सोचते रहते हैं कब होगा कब होगा। जब उनको मतलब ऐसे सुनाई दिया कि हाँ मैंने सुना है कि ऐसे ऐसे मेरी सिलेक्शन होगी, सबसे पहले तो वो शुक्रिया करते हैं ऊपर वाले का कि हाँ हमारे बच्चे का हो गया। सबसे ज्यादा तो खुशी उनको ही होती है कि चलो हमारा बच्चा बिल्कुल। अपनी लाइफ में सफल हो गया। क्या करते हैं आपके ये पापा, क्या करते हैं? मेरे पापा सर मतलब फार्मर भी हैं और ड्राइविंग करते हैं, मतलब कार ड्राइवर हैं, टैक्सी चलाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। वो जो इतनी मेहनत उन्होंने जो की थी वो सब रंग लेकर आई है। आज आप नर्सिंग ऑफिसर बन गए हो, बहुत जल्दी आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, जी उसके सर। बाद में एक अच्छा खासा अमाउंट आपकी जेब में होगा, आपके अकाउंट में होगा। क्या कह सकते हैं, उस मेहनत का, उस सेक्रीफाइस का कुछ नाम तो नहीं है जो माँ बाप आपके जी लिए सर। करते हैं, लेकिन जो बिल्कुल। भी उन्होंने किया है उसका 1% भी अगर आप उनके लिए कर पाओगे तो वो बहुत होगा बहुत ना। होगा तो सर। बहुत कुछ करना उनके लिए। और बहुत बिल्कुल अच्छा सर। लगा आपसे बात करके, आपकी जर्नी के बारे में जान के। ये जो चीजें हैं, आपने बहुत कुछ देखा होगा आपके जीवन में। जब देखते हैं ना बिल्कुल लो देख के और फिर हाई पर पहुंचने का मजा ही कुछ और होता है। अभी तो ये जर्नी शुरू हुई है, यहाँ रुकना मत, थमना मत, जीवन बहुत बड़ा है, स्काई इज द लिमिट। लगे रहो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत मजा आया आपसे थैंक यू बात सर। करके, आपकी जर्नी के बारे में जान के। कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू एंड योर थैंक फैमिली, यू सर। सो हैप्पी फॉर थैंक यू। यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू बाय सर। बाय।